हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। ये आपका घटना चक्र फिजिक्स वन लाइनर फॉर्मेट में पार्ट टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। ऊष्मा का स्थानांतरण तीन मेथड से होता है। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड वन इज संवहन। कंडक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? चालन। संवहन और विकिरण। संवहन को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शन। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं करते हैं। तो उनके अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो होता है एक्चुअल में कंडक्शन द्वारा। लिक्विड और गैसेस में क्या होता है? लिक्विड और गैसेस में जो भी हीट का ट्रांसफ़र होगा वो होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल एटम्स होते हैं, उनके मूवमेंट के द्वारा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं संवहन या कन्वेक्शन। तो ये प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफ़र का गैस और लिक्विड्स में। तीसरा है आपका विकिरण के द्वारा। विकिरण के द्वारा जो भी आपका ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, निर्वात में होता है या वैक्यूम में होता है विकिरण। और उसको इंग्लिश में कहते हैं रेडिएशन, बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प के द्वारा ऊष्मा अधिक दी जाती है। वाष्प में ऊष्मा ज़्यादा होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है वो उबलते जल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी? यहाँ पे देख लिए क्या दिया है आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ दी है आपको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या दिया है, वाष्प। तो इसमें देखो कितनी फेजेज आएंगी। एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ पहले कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में। फिर क्या होने वाला है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी जाएगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, पानी पहुंच गया। फिर क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो पानी है वो पहुंचेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प पे। तो जो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी में कन्वर्ट होने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत होती है? पानी के लिए ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। और सिमिलरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए होगी 540 कैलोरी पर ग्राम। तो कितनी ऊष्मा हो गई ये? 80 प्लस 540 प्लस क्या करना होगा आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाने में जो ऊष्मा जरूरी होगी वो भी ऐड करनी पड़ेगी। तो देखिए आप यहाँ पे क्या क्या हो गया। एक तो हो गया आपके पास 80 प्लस 540 प्लस 0 से लेके 100 तक टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी ऊष्मा लगेगी, हीट लगेगी, वो आएगी आपकी Q=mc∆T से। डेल्टा टी कितना हो गया, 100 - 0 मीन्स 100 इंटू विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है वाटर के लिए, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और एम कितना है, पर ग्राम है, तो कितना हो गया 100। तो तीनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 540 प्लस 80 कितना हो गया, 620 प्लस 100, ये होगा आपका 720 कैलोरी। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आपका 720 कैलोरी। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड सेम होते हैं। वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है वो होता है आपका 160 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। कैसे आएगा ये, 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ऐड कर देते हैं केल्विन के लिए, तो कितना आ जाएगा 310 केल्विन। मानव शरीर का
सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम क्या होगा? आपको एक रिलेशन पता है, C/5 = F-32/9। ये फार्मूला है जिससे आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको जब आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स में डिफर हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 40 डिग्री देखिए आप, C/5 = F-32/9। क्या पूछा है आपसे? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में पूछा है। रख दीजिए वैल्यू आप। 40/5 × 9 + 32 = F। क्या आ गया? 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 × 8 72 + 32 कितना आ गया? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। माना कि औसत तापमान डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट हों। सी तथा एफ, यदि सी तथा एफ का संबंध ये है तो एफ और सी का संबंध होगा एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9/5 C + 32। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो होता है। स्वचालित इंजनों में हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। जो आपके स्वचालित इंजन होते हैं उसमें हिमरोधी के तौर पर एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ करते हैं। परम शून्य ताप वह टेम्परेचर होता है जिस पर सैद्धांतिक रूप से उससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने पे क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगी या घनत्व कम हो जाएगा। जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन घटता है। बर्फ़ पिघलेगी तो आयतन कितना होगा? कम होगा। समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। सही कथन है। Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेज़ी से पहुंचा। देखिए आपके पास P एंड Q दिया गया, ये टाइम है। तो ये टाइम मान लिया यहाँ पे आपका T2 टाइम है, यहाँ पे T1 टाइम है। तो पहले कौन सा टाइम अचीव हो रहा है? T1। तो T1 पे कौन सा पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच रहा है? वो है Q। तो Q जो है वो पहले पहुंचेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कंपेयर करें किससे? P की तुलना में। तो इस वजह से Q क्या है? Q का ताप P की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखने में। थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मीन्स जैसे टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे ही टेम्परेचर आपका 11 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो कूलिंग की प्रोसेस ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही 10 से नीचे आएगा वैसे ही कूलिंग की प्रोसेस ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें क्या होता है, जो भी थर्मल फ्लास्क होते हैं उसमें कोई भी हीट और अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है। वो किसी भी मेथड से, संचालन से, संवहन से और विकिरण से, किसी भी मेथड से आपके हीट का ट्रांसफ़र बाहरी एटमॉस्फेयर से अंदर के लिक्विड तक नहीं होता है। इस वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक टेम्परेचर को मेंटेन रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता होती है वो कम होती है। बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसका रीज़न दिया गया है। बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। ये रीज़न बिल्कुल करेक्ट है। मीन्स स्टेटमेंट और रीज़न दोनों ही सही हैं।
बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतित फ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। इसका कारण दिया है, अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश या एम्बिएंट टेम्परेचर पर द्रवित किया जा सकता है। स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट ये जो रीजन दिया गया है वो गलत है। एक्चुअल में होता क्या है, एट द एम्बिएंट टेम्परेचर, तो अमोनिया क्या है, बाष्पीकृत होने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है अमोनिया को। इस वजह से क्या है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कूल हो जाता है। यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। स्टेटमेंट करेक्ट है। बर्फ़ एक दुर्बल चालक है, ये रीज़न भी करेक्ट है। जब भी रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाती है तो क्या है, कूलिंग उसकी अफेक्टेड होती है, मीन्स कूलिंग कम हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि बर्फ़ स्वयं एक क्या है, का कुचालक है हीट की। तो जब बर्फ़ जम जाती है तो जो फ्रिज की रेफ्रिजरेटर की कूलिंग है वो लिक्विड तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस वजह से कूलिंग अफेक्टेड होती है या कूलिंग कम हो जाती है। स्टेटमेंट दिया है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। करेक्ट बात है। जो ब्लैक होल है उसको आप दूरबीन से नहीं देख सकते। रीज़न दिया है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ये रीज़न भी करेक्ट है कि जब भी ब्लैक होल पे लाइट पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती है, तो इस वजह से क्या है, ब्लैक होल आपको दिखाई नहीं पड़ता है, दूरबीन से भी नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई पड़ती है जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आँखों पे आती है। तो ये आपका जो रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट दिया गया है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। करेक्ट स्टेटमेंट है। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है। इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायता में उपलब्धता है, ये भी सही है। रीज़न भी इसका करेक्ट है कि जो आपकी अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है या बहुतायत में उपलब्ध है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या है, हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है, मीन्स इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम बढ़ जाता है। किसी नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों का ध्यान दीजिए। पत्ती से बने हुए धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन के प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या है, बढ़ जाता है। तो गोलक को अगर इसके अंदर फिट कर दिया जाएगा और आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये इससे निकल जाएगा, क्योंकि इसके हीट से क्या है, इसका प्रसार होगा, प्रसार होने से ये इसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, तो गोलक बाहर आ जाएगा। दो धातुओं ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण करेगी। देखिए आप, बी का प्रसार कम होता है टेम्परेचर के साथ, ए का प्रसार ज़्यादा होता है, तो ए का प्रसार तो ज़्यादा हो जाएगा और बी का प्रसार होगा कम। तो ये किस तरह से प्रतीत होगी, इस तरह से प्रतीत होगी। स्टेटमेंट दिया गया है, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। इसका कारण दिया है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ये जो रीजन है ये वैसे तो करेक्ट है, तांबे का घनत्व जो होता है वो कांच के घनत्व से अधिक होता है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है कि किसका रीजन, कि मतलब एक साथ गर्म किया जाए और उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का जो टुकड़ा है कांच के टुकड़े से ज़्यादा अधिक गर्म फील होता है। इसका कारण ये घनत्व तो नहीं है। बट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपके। स्टेटमेंट ए करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, बट रीज़न इस बात का रीज़न नहीं है जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहा जो है वो ऊष्मा का एक अच्छा चालक है।
यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? क्योंकि बाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज हो जाती है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। एयर कंडीशनर आपका आर्द्रता को नियंत्रित करता है, लेकिन एयर कूलर आपकी आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है, टेम्परेचर और आर्द्रता दोनों को नियंत्रित करता है। अलवणीकरण रिलेटेड है आपका समुद्री जल से। प्रतिलोम पराशरण आपका रिलेटेड है पेयजल से। विकृतीकरण आपका प्रोटीन से रिलेटेड है। पाश्चुरीकरण आपका चाय या दूध से रिलेटेड है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है। बाष्पन शीतलन पर कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। गए गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे यदि उनको अधिक तापमान और कम आर्द्रता वाले स्थान पर सुखाया जाए। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। मीन्स क्वथनांक बढ़ जाता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है हिमांक होता है वो कम हो जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन इसका रीज़न ये सही नहीं है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है, रजत परत या चांदी की परत लगाई जाती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं या रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो इस वजह से कूलिंग का फील आता है सफ़ेद कपड़ों को पहनने से। जाड़ों में पहनने के लिए हमें सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देनी चाहिए। रीज़न है इसका, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं, ये बात करेक्ट है। लेकिन देखिए आप, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जाड़ों में पहनने के लिए हमें सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देनी चाहिए, तो ये कोई एक रीजनेबल स्टेटमेंट नहीं है कि अगर जाड़े में अगर आप सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्मी की फील आएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि सफ़ेद कपड़े एक्चुअल में हीट को या जो आपकी हीट एनर्जी या सनलाइट है उसकी जो एनर्जी है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो इसका जाड़ों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने में। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा जो पसीना होता है उसका बाष्पीकरण तेज़ी से होने लगता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है बाष्पीकरण के द्वारा। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। सभी रूपों में समान धातु के दो प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है। दोनों में से वह प्याला जो कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा। देखिए आप, दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस देखिए कितना हो गया। 95 माइनस 48 कीजिए, कितना आ जाएगा 47। और 71 माइनस 24 कीजिए तो कितना आएगा आप देखिए, तो भी आ जाएगा आपके पास 47। मीन्स जो इनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस है वो इक्वल है, तो इस वजह से कमरे के तापमान पर दोनों एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। शुष्कता मीन्स उसमें ह्यूमिडिटी कम है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। रीजन दिया गया है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। देखिए आप, स्टेटमेंट ए करेक्ट है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का जो क्वथनांक बिंदु है वो घट जाता है। तो रीजन जो दिया गया है कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है, ये गलत है, रीजन गलत है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वायुमंडलीय दाब नहीं बढ़ता है, बल्कि वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता जाता है ऊंचाई के साथ साथ। तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, इस वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि जो हमारा रक्त होता है उसका जो प्रेशर होता है वो वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक होता है।
तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ती जाती है, गलत स्टेटमेंट है। तापमान में वृद्धि के साथ जो ग्लिसरीन की श्यानता है वो कम होती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका क्या कारण है? अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। मीन्स जो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से क्या है, खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है क्योंकि दाब ज़्यादा होता है प्रेशर कुकर के अंदर। दाब ज़्यादा होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा। प्रेशर कुकर एबोनाइट का हत्था लगा होता है प्रेशर कुकर में, इसका कारण दिया एबोनाइट मजबूत होता है। कथन ए करेक्ट है, एबोनाइट का हत्था या हैंडल लगा होता है, लेकिन इस वजह से नहीं लगा होता है कि एबोनाइट मजबूत होता है। मीन्स एबोनाइट मजबूत होता है ये बात ठीक है, लेकिन प्रेशर कुकर में लगाने का कारण ये नहीं है कि एबोनाइट मजबूत होता है। ये इसका एक कारण ये है कि ये ऊष्मा का कुचालक होता है, जिससे जो हत्था होता है वो गर्म नहीं होता है, और साथ ही साथ ये मजबूत तो होता ही है। तो इस वजह से इसको प्रेशर कुकर में हैंडल बनाने के लिए यूज करते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा जो भी उसके ऊपर, कुकर के ऊपर जो छेद बना होता है उसका एरिया कितना है, और प्लस उसके ऊपर वेट कितना रखा हुआ है, जो सीटी लगी होती है कितना वेट वो सह सकता है। नीचे से प्रेशर आएगा, वेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रेशर में सीटी आएगी या वाष्प निकलेगी। तो ये उसके वेट पे भी डिपेंड करेगा और कितना एरिया है उस हॉल का उस पर भी डिपेंड करेगा। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका जो आयतन होगा पहले घटेगा और फिर उसके बाद बढ़ेगा। यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो जो जल का आयतन है वो पहले तो घटेगा, इसके बाद में बढ़ेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है, ये गलत है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भाप होगी उसके अंदर ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होती है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की बाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, गलत है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा जो होती है वो होती है आपकी 80 कैलोरी, एंड जो बाष्पन गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है आपकी 540 कैलोरी। वातानुकूलक के में कक्ष वायु में बाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इन तीनों में से केवल स्टेटमेंट थर्ड ही सही है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जब पानी जमता है, बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो बोतल के अंदर क्या आयतन फिक्स दे दिया आपने और उसको जमा दिया तो बर्फ का आयतन बढ़ेगा और बोतल आपकी टूट जाएगी। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो आयतन सेम ही रहेगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि जो बादल होते हैं वो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते रहते हैं। इस वजह से जो बादलों वाली रातें होती हैं वो गर्म होती हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि बादल जो होते हैं ऊष्मा को वापस रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर भेज देते हैं, और जो पृथ्वी से ऊष्मा जा रही होती है उसको वापस आकाश में नहीं जाने देते हैं। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। मीन्स जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनका जो रिएक्शन करने का टाइम होता है वो बढ़ जाता है और वो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं कम टेम्परेचर पे। इस वजह से जो भंडारित फल हैं वो अधिक समय तक सही बने रहते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, जो गुब्बारा होगा उसके अमाप में वृद्धि हो जाएगी। स्टेटमेंट दिया गया है आपको, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, आर रीजन गलत है।
यहाँ पे नेक्स्ट चीज सही कथन नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग जो है वो बढ़ जाता है। वो भी जो ये इंक्रीज होती है बहुत ही स्लाइट इंक्रीज होता है, जिसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होता है, अगर आप किसी भी कमरे में रेफ्रिजरेटर का फ्रिज का दरवाज़ा खोल के छोड़ दें तो क्या होगा, टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा, ठंडा नहीं होगा बल्कि टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा। रेडियो तरंगों, एक्स तरंगों, प्रकाश तरंगों तथा ध्वनि तरंगों में से हुए जो यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंगें कैसी हैं, यांत्रिक तरंगें हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर के द्वारा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी है वो है आयन मंडल। आयन मंडल से क्या होती हैं, जो रेडियो तरंगें जाती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं पृथ्वी पे। तो इससे हमारा क्या है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो पॉसिबल हो पाता है। तरंगें जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, शून्य तरंगें, ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती। मीन्स जहाँ पे वैक्यूम होता है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, वहाँ पे ध्वनि तरंगें ट्रैवल नहीं कर सकती। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं कॉस्मिक रेज। पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें, परा उच्च आवृत्ति तरंगें या अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें जो होती हैं वो साधारणतः संचारित होती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। दो सक्सेसिव क्रेस्ट तथा दो सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणों को। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो प्रयोग करता है रेडियो तरंगों का। जब समताप मंडल में ओजोन की अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻⁻⁷। रात्रि दृष्टि उपकरणों में प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगों का। दूर संचार के लिए प्रयुक्त होती हैं माइक्रोवेव तरंगें। एफएम प्रसारण में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रकाश होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। आंतों के रोगों के निदान में उपयोग लाया जाता है एक्स किरणों का। सीटी स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है।